हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से नेपोलियन के उत्कर्ष के क्या कारण रहे थे इसके विषय में चर्चा करूंगी। इतिहास में वर्णित नेपोलियन बोनापार्ट का साहस और राजनीतिक परिदृश्य में उसे प्राप्त सफलता और उपलब्धियां उसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान शासक था जो अपने जीवन में कभी भी पराजय से भयभीत नहीं हुआ था और वह अपने मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प के लिए विश्व इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है। नेपोलियन बोनापार्ट के साहस के सामने उसके दुश्मन भी उससे खौफ खाते थे। एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी अपने मजबूत इरादे, दृढ़ संकल्प, ताकत और बहादुरी से उसने अपने आप को विश्व के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर शासकों की श्रेणी में अपने आप को स्थापित कर दिया था। वैश्विक स्तर पर नेपोलियन बोनापार्ट कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके द्वारा लिखा हुआ पत्र आज इतने सालों बाद 5,13,000 यूरो में नीलाम हुआ है। इन पत्रों में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पत्नी जोसेफीन को संबोधित किया है। अब आगे यहाँ पे यदि हम बात करें नेपोलियन के विषय में तो हम ये देखते हैं कि नेपोलियन जो है वो साम्राज्यिक शक्ति के रूप में उसका उत्थान इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म अजासियो कोर्सिका द्वीप में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था तथा उसकी माता का नाम लेटिटिया रामोलिनो था। यदि हम उसके प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बात करें तो नेपोलियन की प्रारंभिक शिक्षा ब्रीन और पेरिस में संपन्न हुआ था। वह अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया था और 1795 से 1799 के बीच डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ था। नेपोलियन का राजनीतिक जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ था। वह जैकोबियन दल का सदस्य भी रहा था। नेपोलियन ग्रीस सेना का सेनापति नियुक्त हुआ था। 1797 में अपने प्रथम इटावली अभियान पर चला गया था। डायरेक्टरी की कमजोरी का फायदा उठाते वह 1799 में डायरेक्टरी शासन का तख्ता पलट दिया और फ्रांस की व्यवस्थापिका ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए उसे प्रथम काउंसिल का पद पर नियुक्त किया था। 1802 में नेपोलियन आजीवन के लिए फ्रांस के काउंसिल के पद के लिए निर्वाचित हुआ था। एमर्सन ने उनके द्वारा कहा गया है कि he never blundered into victory but won his battles in his head before he won them on the field। इससे पता चलता है कि नेपोलियन जो है उसमें ये गुण रहे थे कि वो पहले से ही निर्णय कर लेता था कि आगे उसे किस प्रकार से कौन से कार्य को करना है। नेपोलियन के उत्कर्ष के कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कारण रहा था वह था जनता का समर्थन प्राप्त होना। फ्रांसीसी जनता निरंकुश शासन से ऊब चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय निरंकुश शासन के विरुद्ध ही इस क्रांति का होना भी निश्चित हुआ था और इसी के पश्चात जो है फ्रांस में उस समय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और निरंकुश शासन से क्योंकि लोग ऊब चुके थे इस वजह से भी नेपोलियन को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ था। वह चाहते थे कि शासन सत्ता में बदलाव आए। उनका यह भी मानना था कि एक गणतंत्र की स्थापना हो और उन्हें अधिक अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो फ्रांसीसी जनता रही थी उनकी जागरूकता जो है वो आई थी अधिकार प्राप्ति के तरफ और दूसरा गणतंत्र की स्थापना की ओर भी। और इसी के साथ हम कह सकते हैं क्योंकि नेपोलियन को जनता का समर्थन उस समय प्राप्त हुआ था भले ही वो परिस्थिति वश ही क्यों नहीं रहा हो, जिस वजह से नेपोलियन के उत्कर्ष का एक ये बहुत बड़ा कारण बना था। नेक्स्ट अन्य हम कारणों की बात करें तो उसमें राजनीतिक उथल पुथल भी आता है। 1789 के क्रांति के उथल पुथल से फ्रांसीसी अब ऊब चुके थे। लोगों को इस युग में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक आंदोलन का अंत, नहीं होने वाले चुनाव, इन सभी स्थितियों से लोग परेशान हो चुके थे।
तो यहाँ पे है, हम देख सकते हैं कि 1789 की क्रांति के समय जो राजनीतिक जो समय बदलाव आया था और फ्रांस में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे फ्रांसीसी जनता जो है वो ऊब चुकी थी। साथ ही जो है राजनीतिक आंदोलन के विषय में यहाँ पे चर्चा तो होती है, परंतु एक अंतहीन जो है हम कह सकते हैं कि चुनाव की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हुई थी और इन सभी परिस्थितियों से लोग जो है वो तंग आ गए थे और जिसके पश्चात हम कह सकते हैं कि नेपोलियन को जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। डायरेक्टरी के विषय में यदि हम बात करें और डायरेक्टरी के जो भ्रष्ट शासन के विषय में, तो डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से भी फ्रांस के लोग जो है वो तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि लोग नेपोलियन के तानाशाही शासन को भी अपनाने को तैयार थे। डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से लोग तंग आ चुके थे और जिसके वजह से फ्रांसीसी जनता जो है वो नेपोलियन का समर्थन कर रहे थे। अर्थव्यवस्था के विषय में यदि हम बात करें तो डायरेक्टरी के भ्रष्ट शासन से लोग उस समय क्योंकि ऊब गए थे और उस समय शासन में जो विद्यमान भ्रष्टाचार रहा था, उस वजह से जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति भी दयनीय हो गई थी और फ्रांसीसी जनता जो है वो अर्थव्यवस्था में भी सुधार के इच्छुक रहे थे और जिस वजह से उस समय नेपोलियन का उत्कर्ष का ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम यूरोपीय राज्य के विषय में बात करें तो फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों का द्वितीय गुट जो है वो तैयार हो गया था। ऐसी स्थिति में फ्रांस की स्थिति भी जो है वो कमजोर हो गई थी। फ्रांस पर चारों ओर से हमले की तैयारी हो चुकी थी। लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था या कोई और अन्य विकल्प ही नहीं रहा था और उन्होंने नेपोलियन को अपना राज्य नायक के तौर पे अपनाने के लिए उनके द्वारा तैयार कर लिया गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यूरोपीय राज्य की जो उस समय स्थिति उत्पन्न हुई थी, साथ ही साथ फ्रांस में जो चारों ओर जो है आक्रमण की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी और दूसरा उस समय जो लोग थे उनके पास में कोई अन्य इन परिस्थितियों को देखते हुए रास्ता नहीं बचा था, जिस वजह से नेपोलियन को उन्होंने अपना राजनायक भी मान लिया था। नेपोलियन की शक्ति के विषय में यदि हम बात करें तो उसकी जो खुद की अपनी शक्तिशाली जो उसका व्यक्तित्व रहा था, ये भी हम कह सकते हैं कि वो उस समय नेपोलियन के उत्कर्ष का कारण बना। नेपोलियन एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। क्रांति के अच्छे परिणामों को सुरक्षित रखने में भी वह सक्षम था। पुरातन व्यवस्था के कुलीन अब कभी पहले की अपनी जमीन अथवा विशेषाधिकारों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा जो है उस समय जितने विशेषाधिकार युक्त जो वर्ग था उन्हें इसकी जानकारी भी हुई थी और ऐसा विश्वास लोगों में नेपोलियन के उत्कृष्ट शक्ति को लेकर के भी उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो उस समय सामाजिक वर्गीकरण फ्रांस में उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि एक वर्ग जो रहा था उच्च वर्ग का, जिसको कि बहुत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, परंतु वहीं जो दूसरा वर्ग था जो निम्न वर्ग, उनको जो है किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते थे और क्योंकि नेपोलियन इसका समर्थन नहीं कर रहा था कि जो है कुछ लोगों को विशेषाधिकार बहुत अधिक प्राप्त हो, इस वजह से लोगों में एक विश्वास जो है वो नेपोलियन तथा उसकी शक्ति के प्रति जागृत हुई थी। नेपोलियन के उत्कर्ष के विषय में यदि हम बात करें तो इसके पीछे अन्य और भी बहुत सारे कारण रहे थे, जिसमें कि नेपोलियन की विदेश नीति, नेपोलियन में जो सैनिक के गुण थे तथा साथ ही साथ सामाजिक समानता का जो उसके द्वारा समर्थन किया जा रहा था और नेपोलियन के जितने कार्य उस समय फ्रांस में किए जा रहे थे, ये सभी ही उत्तरदायी रहे थे जिस वजह से नेपोलियन का उत्कर्ष फ्रांस में हुआ था। नेपोलियन के विषय में यदि बात की जाए तो उसका जो व्यक्तित्व था वो खुद में ही विशिष्ट था। उसमें जितने भी हम कह सकते हैं गुण शासक के होने चाहिए वो उसमें विद्यमान रहा था। वो लगातार जो है अपने कार्य को जो है बिना रुके कर सकता था और 20 घंटों तक लगातार वो कोई भी कार्य को करने की क्षमता रखता था। उसके द्वारा जो है वो बहुत अधिक पढ़ा लिखा इंसान भी था, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वो उस समय की जो वैश्विक राजनीति रही थी उसको भी समझता था और इसी के आधार पे उसने फ्रांस की विदेश नीति की आधारशिला भी रखी थी। क्योंकि नेपोलियन में खुद जो है सैनिक के गुण रहे थे, इस वजह से सेना को भी उसने व्यवस्थित करने का कार्य किया था। अपनी सेना में उसने जो है उस समय बहुत सारे सैनिकों को जो है सेना में भर्ती करने का कार्य भी किया था
और साथ ही साथ सामाजिक समानता का, क्योंकि वो समर्थक रहा था, इस वजह से भी फ्रांसीसी जनता जो है उसका समर्थन कर रहे थे। आज की इस चर्चा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से नेपोलियन के उत्कर्ष के और कौन अन्य कारण रहे थे उसके विषय में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।